फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण पाठ नियंत्रण एवं समन्वय के काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि हार्मोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी ऑप्शन है नलिका से, सी ऑप्शन है मुंह से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है तंत्रिका के द्वारा, बी ऑप्शन है रसायनों के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो तंत्रिका के द्वारा भी होता है और रसायनों के द्वारा भी होता है, यानी दोनों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है ऑक्सीन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एथिलीन और पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड। जिसमें ऑक्सीन और जिब्रेलिन ये दोनों वृद्धि हार्मोन है, पौधों का वृद्धि हार्मोन इन दोनों को कहा जाता है। और साइटोकाइनिन ये पत्तियों को हरा रखता है। और जो एथिलीन हार्मोन होता है इसके द्वारा ही जो पेड़ पौधों के फल होते हैं वो पकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एब्सिसिक एसिड के कारण ही जो पौधों की पत्तियां होती है वो मुरझाती है, वो किस एसिड के कारण यानी किस हार्मोन के कारण मुरझाती हैं। तो एब्सिसिक एसिड के कारण मुरझाती हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, जिसमें ऑक्सीन और जिब्रेलिन ये दोनों वृद्धि हार्मोन है, और साइटोकाइनिन ये पत्तियों को हरा रखता है, और जो एथिलीन होता है ये फल को पकाने में मदद करता है, और जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं इसी के कारण से मुरझाती हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि पादप हार्मोन 5 होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। और 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग हम फल पकाने में करते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन का, बी ऑप्शन है एथिलीन का, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन का, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन का। तो यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीन,
बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये मुरझा जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन है और जिब्रेलिन से ये पादप का वृद्धि हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। और जो एथिलीन हार्मोन होता है ये फल पकाने में मदद करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन और जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो किसके लिए होता है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, सी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी ऑप्शन है सभी के लिए। तो जो मस्तिष्क होता है ये सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी सभी के लिए उत्तरदायी होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहां पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 1 भागों में, डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो यहां पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है ये अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। इसे आपको याद रखना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है हृदय कोशिका, सी ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे भी आपको याद रखना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन है 1 प्रकार की, बी ऑप्शन है 2 प्रकार की, सी ऑप्शन है 3 प्रकार की, डी ऑप्शन है 4 प्रकार की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं। ए ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी ऑप्शन है मस्तिष्क में, सी ऑप्शन है पेशी ऊतक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं। तो प्रत्यावर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है।
तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे भी आपको याद रखना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वातपोत्सर्जन पत्तियों में होता है, यानी पत्तियों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा दिखाई देती हैं, तो हरा किस कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है रेबीज, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मनुष्यों में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रतौंधी किसके कमी के कारण से होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो आदमी को कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है, रेबीज होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है रतौंधी, डी ऑप्शन है घेंघा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। मधुमेह का अर्थ होता है शुगर, यानी डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, ये कब होता है, तो उनके शरीर में क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी हो जाता है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और ये जो इंसुलिन कमी हो जाता है जिससे शरीर में चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाता है और उन्हें क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि जो हमारा रक्त होता है, जो खून होता है, अगर उसमें आयरन की कमी हो जाए यानी उसमें लोहा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। ए ऑप्शन है टीबी रोग, बी ऑप्शन है मधुमेह रोग, सी ऑप्शन है एनीमिया रोग, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में जब आयरन यानी जब रक्त में लोहा की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहां से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहां से होता है। ए ऑप्शन है थायराइड से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है वृषण से, यहाँ पे सी ऑप्शन है वृक्क से, डी ऑप्शन है वृषण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहां से होता है, तो थायराइड से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन क्या है। यहां पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। ए ऑप्शन है वसा है, बी ऑप्शन है एंजाइम है, सी ऑप्शन है हार्मोन है, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और जो ये ऑक्सीन हार्मोन है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो यहां पे आपको बताना है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फल पकाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो एथिलीन हार्मोन मदद करता है, इसे आपको याद रखना है। और जो एथिलीन हार्मोन होता है ये गैस के रूप में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन है पिनियल ग्रंथि, सी ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, डी ऑप्शन है ओटू ग्रंथि। तो यहां पे आपको बताना है कि वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सिनेप्स, बी ऑप्शन है किरणोड, सी ऑप्शन है एक्सोन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ए ऑप्शन है सेरिबेलम, बी ऑप्शन है मेडुला, सी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो जो सेरिब्रम होता है ये क्या होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहां पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना थे। हमारे काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और उसका समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। और एक साल अगर आप लोग हमसे पढ़ लीजिएगा तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो जब भी क्लास हो तो क्लास आप लोग कीजिए। डेली शाम 7 बजे क्लास चलता है, तो आप लोग डेली शाम 7 बजे क्लास कीजिए। और इसमें से जो जो प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे लिखिए और उसे याद करते रहिए। अगर ऐसे आप लोग एक साल तैयारी कर लीजिएगा तो हमारा विश्वास मानिए आपका 480 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। और कल सुबह यहाँ पे 5 बजे सब्जेक्टिव का क्लास डेली होगा। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर सब्जेक्टिव कराइए, सब्जेक्टिव कराइए, तो सब्जेक्टिव का क्लास सुबह 5 बजे यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग 5 बजे सुबह हमसे लाइव जुड़ के अपना सब्जेक्टिव का भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए कि
कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, और ये प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसका बिल्कुल भी गलत जवाब आप लोग मत दीजिएगा कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहां पे आपको बताना है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।